दोस्तों, नॉलेज बूस्टर एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं अब हिंदी। ठीक है, आज करेंगे हम हिंदी का एक चैप्टर है समास। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? समास। दोस्तों, हिंदी जो है एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी यूपीएसआई के लिए। किसके लिए? यूपीएसआई के लिए, यूपी जेल वार्डन। ठीक है, एंड लेखपाल। तो जो ये हमारी हिंदी है, ये यूपी में बहुत ही मुख्य रोल निभाती है। ठीक है, मुख्य रोल है इसका हिंदी का यूपी के एग्जाम के अंदर। और जो भी स्टेट के एग्जाम होते हैं, जैसे हमारा DSSS है। ठीक है, DSSS डी हो गया। फिर है हमारा CTET और UPTET। इन सभी के अंदर हिंदी आती है, सभी एग्जामों के अंदर हिंदी आती है। दोस्तों, हिंदी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं और बहुत से लोग अगर एक बार समझ लिया, सही से ध्यान से वीडियो देख ली मेरी, तो 100% आपका जो ये टॉपिक है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक बार के देखने से ही। तो क्या है दोस्तों? ये तत्पुरुष समास। समास दोस्तों हमारा 6 प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया था, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। समास टोटल 6 प्रकार के होते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा ये तत्पुरुष समास है, ठीक है, ये तत्पुरुष समास भी अपने आप में 6 प्रकार का होता है। क्लियर? समझ में आया इतना? भाई, तत्पुरुष समास भी अपने आप में 6 प्रकार का। अब 5 प्रकार तो हमने कर लिए थे 6 में से। किसके? सिर्फ समास के। ठीक है, तो एक जो हमारे पास बचा टॉपिक, वो क्या है? वो है तत्पुरुष समास का। तो अब हम ये लास्ट पॉइंट जो है समास का, तत्पुरुष समास, यानी कि इसका आखिरी समास है, इसको करेंगे। क्योंकि पहली वीडियो में अगर मैं करा देता तो वो लगभग आपकी 1-1.5 घंटे के आसपास की वीडियो बन जाती। तो मैंने यहाँ इसके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो थोड़ा उन पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों, क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट? इसकी जो पहचान है, इस समास की जो पहचान है, वो किस तरीके से करी जाएगी? पहचान के लिए दोस्तों, इसका जो पहला पद है, ठीक है, पद मतलब जैसे मैंने यहाँ पर देखा समास। ठीक है, समास में जो ये सम है, सम, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पद, यानी कि 2 शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। तो अगर हम हिंदी की भाषा में बोलें तो उनको पद बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों? पद। यानी कि आप इसको ब्रैकेट में शब्द भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ब्रैकेट में आप लोग इसको शब्द भी लिख सकते हैं। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? इस समास के शब्द को तोड़कर चेक करते हैं। अब दोस्तों, जो ये समास है, तत्पुरुष समास, इसके शब्दों को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, इनके 2 भागों में बांटेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये हमारा तत्पुरुष समास के अंदर आएगा या नहीं। कैसे चेक करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, उनमें किसी कारक की विभक्ति प्रयोग हो सकते, ठीक है, या किस विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। अब हम चेक करेंगे, कोई भी हमने कारक लिखा, पहले तो ये आप लोगों ने अगर कारक पढ़े हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि कारक मैं कौन सा कह रहा हूं। जैसे कर्ता ने, ठीक है, या मैंने ऐसे लिख दिया, कर्ता ने कर्म कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से, तो ये वो है कारक। ठीक है, तो इस समास के अंदर, तत्पुरुष समास के अंदर कारक वाले, क्या कारक वाले समास होते हैं।
कौन से समास होते हैं इसके अंदर? कारक वाले समास। तो फिर उसके बाद कारकों के आधार पर इस समास को 6 भागों में बांटा गया। इसको हम कारक वाचक समास भी बोल सकते हैं। कौन सा समास? कारक वाचक समास। या फिर आप अपनी भाषा में लिखें तो कारक, यहां इसकी जगह वाला, कारक वाला समास। क्लियर? इसको या तो हम कारक वाचक समास भी बोल सकते हैं या फिर कारक वाला समास भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों ट्रिक क्या होती है? दोस्तों ट्रिक कुछ नहीं होती, सिर्फ ये है कि आप लोगों के समझ में आना चाहिए। इसमें जो है पहला पद क्या होगा? मुख्य है। क्या होगा? पहला पद मुख्य है, और जो दूसरा पद होगा वो होगा दोस्तों छोटा। क्या होगा? दूसरा पद कैसा होगा हमारा? छोटा। मुख्य का मतलब क्या कि मान लिया कोई मूवी है, उसमें जब तक हीरो नहीं होगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा मूवी में, ठीक है? तो मूवी का कोई मतलब नहीं। तो जब तक हमारा पहला पद मुख्य नहीं मिलेगा हमें, तो तब तक इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है समास, तो इस समास में से अगर मैं सम हटा दूं, ठीक है, तो आस का कोई मतलब नहीं होगा जब तक हम सम को नहीं लगाएंगे। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? अब बात करेंगे कि ये जो समास है हमारा कितने प्रकार का, ठीक है? क्या पता करना है अभी हम कि जो हमारा तत्पुरुष समास है ये कितने प्रकार का? दोस्तों तत्पुरुष समास जो है 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 6 प्रकार का। कौन कौन से प्रकार का, वो भी देखेंगे कि हमारा ये जो समास है वो कौन कौन से प्रकार का होता है। तो आप लिखो, यह समास 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का होता है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? ये जो हमारा तत्पुरुष समास है दोस्तों, ये कुल 6 प्रकार का है। अब 6 प्रकार का ये अकेला समास है और टोटल समास ही 6 प्रकार के। तो पहला समास कौन सा? तत्पुरुष समास के अंदर पहला समास कौन सा? क्योंकि ये हमारा कौन सा है? कारक वाचक समास, तो इसके अंदर कारक वाले ही आएंगे। पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास। समास लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ कर्म तत्पुरुष लिख दो, उसी से ही काम चल जाएगा। क्लियर? कर्म तत्पुरुष, इसकी पहचान क्या है दोस्तों? इसकी पहचान क्या बताया था मैंने? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, तो इसकी पहचान है हमारी को। क्लियर? को इसकी पहचान है। अब हम कैसे पता करेंगे कि किस शब्द के अंदर यानी कि किस पद के अंदर हमारा कर्म तत्पुरुष समास आएगा? अब क्या है, मैंने लिखा पॉकेट मार। पॉकेट मार, पॉकेट मार किसको बोलते हैं हम दोस्तों? चोर को। ठीक है, चोर को किसको बोलते हैं? पॉकेट मार। अब ये चीज दे रखना, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। पॉकेट मार किसको बोलते हैं? पॉकेट को मारने वाला। जो पॉकेट को मारने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉकेट मार। तो दोस्तों मैंने क्या करा, समास का विग्रह करा। किसका? पॉकेट मार का मैंने समास विग्रह करा और यहाँ पर पॉकेट को मारने वाला लिखा। क्या लिखा? पॉकेट को मारने वाला। अब आप दोस्तों इसको को की जगह यहाँ पर का लिख देते, पॉकेट का मारने वाला, या पॉकेट का की जगह की कर देते तो पॉकेट की मारने वाला। तो दोस्तों आप एक चीज बताओ कि बोलने से आपको अच्छा लग रहा है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि आपको बोलने से ही पता लग जाएगा। कुछ क्या, लगभग सभी ऐसे शब्द हैं कि आपको बोलने से ही पता लग जाएगा कि हाँ इसको बोलने में कुछ मजा सा आ रहा है, यानी कि इसका कुछ रिलेशन बन रहा है।
तो पॉकेट को मारने वाला। तो कर्म तत्पुरुष जो है इसकी पहचान को, किसी भी शब्द में हमें बीच में को जोड़ना है और देखना है क्या इसका संबंध कर्म तत्पुरुष से बन रहा है। को लगाने पर अगर संबंध बनता है तो हम इसको टिक कर आएंगे अपने एग्जाम में कि हमारा तत्पुरुष समास है, कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास। क्लियर। अब उसके बाद एक को लिखता हूं मैं, गगन चुंबी। ठीक है, गगन चुंबी। तो गगन चुंबी का मतलब क्या होता है दोस्तों? चलो इसको छोड़ो, ये नहीं, कुछ और देखते हैं अलग सा, क्योंकि ये एग्जाम्पल तो आपको लगभग मिल जाते हैं। तो इसको नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे। अब मैंने लिखा है इसको छोड़कर जलधर। ठीक है, जलधर। जलधर, जलधर का अगर मैं समास विग्रह करूं तो जल को, किसको, जल को धरने वाला। क्या? जल को धरने वाला। क्लियर। तो जलधर हम किसको बोलते हैं दोस्तों? शिव। किसको बोलते हैं? शिव को। क्यों? क्योंकि उनकी जटाओं के अंदर कौन विराजमान थी? गंगा जी। तो उन्होंने क्या कर रखा था? जल को अपनी जटाओं के अंदर धारण कर रखा था, तो इसलिए हम बोलते हैं जलधर शिव को। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? अब अगला लेंगे हम मुंह तोड़। क्या लेंगे? मुंह तोड़। मुंह तोड़। मुंह तोड़ किसको बोलेंगे दोस्तों? मुंह को तोड़ने वाला। ठीक है, इसका मैंने समास विग्रह करा, मुंह तोड़ को, मुंह को तोड़ने वाला। तो समास विग्रह करने के बाद आप देखो कुछ अर्थ बना या नहीं। भाई मुंह तोड़, ठीक है, मैंने बोला कि ये मुंह तोड़ है। कोई लड़का मेरे पास खड़ा है और मैंने बोला कि ये मुंह तोड़ है, मतलब कि ये मुंह को तोड़ने वाला। अगर किसी की लड़ाई हो जाए तो इस मुंह तोड़ को अपने साथ ले जाओ। क्यों? क्योंकि ये मुंह तोड़ने वाला जाते मुंह तोड़ देता है। क्लियर। तो कर्म तत्पुरुष समास की पहचान होती है हमारी को से। अब इसके बाद है अगला करण तत्पुरुष। कौन सा दोस्तों? करण तत्पुरुष। तो उसकी पहचान क्या होगी? तो इसकी पहचान है दोस्तों से या के द्वारा। से या फिर के द्वारा। क्लियर। इसकी पहचान है से या फिर के द्वारा। किसी भी शब्द में यानी कि किसी भी पद में अगर हम से या के द्वारा को जोड़ें और अर्थ चेक करें, अगर हमें अर्थ सही मिलता है तो हमारा क्या होगा? करण तत्पुरुष। एग्जाम्पल लेंगे, रोगग्रस्त। क्या? रोगग्रस्त। तो रोगग्रस्त कौन होता है दोस्तों? मरीज। कोई मरीज होगा वही तो, जिसको रोग हो रहा होगा, इनकी कोई बीमारी होगी, उसी को हम बोलेंगे रोगग्रस्त। अब मैं रोगग्रस्त का विग्रह करूं, समास विग्रह, तो रोगग्रस्त किसको बोलते हैं? रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। ठीक है, रोग से ग्रस्त किसको बोलेंगे? एक बीमार व्यक्ति को। क्लियर। रोग से ग्रस्त बीमार व्यक्ति को, इसी आदमी को, जैसे मेरे को ही कोई बीमारी है तो अगर कोई मेरे से मिलने आता है तो मेरे घर वाले बोलते हैं भाई उसके पास थोड़ा ध्यान से जाना, वो रोगग्रस्त है। ठीक है, मतलब उसे कोई रोग लगा हुआ है, कोई बीमारी लगी हुई है। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल रेखांकित। रेखांकित। ठीक है, रेखांकित। अब रेखांकित क्या होता है दोस्तों? भाई हम जब पढ़ते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? किसी भी वर्ड को या किसी लाइन को ऐसे उसके नीचे एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, 3-4 शब्दों उसके नीचे हम
लाइन खींच देते। तो हमने क्या करा, रेखा से इसको अंकित कर दिया। क्या कर दिया, रेखा से अंकित कर दिया। किस लिए करा रेखा से अंकित मैंने इसको, क्योंकि ये हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि मुख्य बिंदु है। तो रेखांकित को रेखा से अंकित, ठीक है, रेखांकित। तो रेखा से अंकित को बनाया हमने रेखांकित। क्लियर। अब अगला है पॉइंट, अगर मैं लिखूं मन चाहा, क्या लिखा मैंने, मन चाहा। मन चाहा या मन से कोई चीज हम चाहते हैं, मन के द्वारा चाही जाए, ठीक है, मन चाहा, मन से चाहा। अब एक बात बताओ, आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो मार्केट में, जब तक आप उसको मन से नहीं चाहोगे, यानी कि आपके मन से, मन के द्वारा पसंद नहीं आएगी, ठीक है। एक तो होता है कि पेरेंट्स ने पसंद कर दिया, किसी और ने कर दिया, फ्रेंड ने कर दी, जब तक आपके मन के द्वारा पसंद नहीं होगी, किसके द्वारा पसंद नहीं होगी, मन के द्वारा, मन के द्वारा, तो तब तक आप उसको नहीं खरीदोगे, ठीक है। या फिर मन के द्वारा चाह या मन से चाहा। क्लियर। अब दोस्तों, अगर आप किसी चीज को मन से चाहोगे, अब मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मेरे को मन से चाहोगे मेरी वीडियो को, तो आप मेरे को कंटिन्यू देखोगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आएगी, मन से नहीं चाहोगे, तो आप क्या करोगे, मेरी वीडियो देखोगे और देख के ऐसे ही चले जाओगे, ना तो वीडियो को लाइक करोगे, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे। क्यों? क्योंकि आपके मन को वो चीज़ भाई नहीं, यानी कि आपके मन ने मेरी वीडियो को चाहा नहीं, ठीक है। उसको ऐसा लगा कि हाँ ये वीडियो अच्छी नहीं है, तो आपके मन ने नहीं चाहा, तो आप डिसलाइक करके या बिना डिसलाइक करे ऐसे क्विट करके चले जाओगे। अब अगला है समास, तत्पुरुष समास। कौन सा? अगला है संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें क्या है दोस्तों, इसकी जो पहचान होगी वो होगी के लिए से। किससे पहचान होगी? के लिए से, यानी कि किसी शब्द के बीच में, ठीक है, हम के लिए का प्रयोग करेंगे और चेक करेंगे क्या के लिए प्रयोग करने के बाद हमें उसका उत्तर सही ढंग से प्राप्त होता है या नहीं। अगर हमें सही ढंग से प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे, टिक करके आ जाएंगे। अब मैंने लिखा विद्यालय। क्या लिखा? विद्यालय। दोस्तों विद्यालय किस चीज के लिए होता है, किस काम के लिए होता है? विद्या के लिए। किसके लिए होता है विद्यालय? हमारा विद्या के लिए होता है ना। तो क्या हुआ, किसके लिए? विद्या के लिए आल्य, ठीक है। यहां मैंने सिर्फ विद्या देखा और उसके बाद मैंने लगाया के लिए। भाई हमारा विद्यालय किसके लिए होता है? विद्या के लिए आल्य। आल्य का मतलब जहां पर हम जा रहे हैं, कोई स्थान या कमरा कुछ भी मान लो, विद्या के लिए आल्य, तो वो हो गया हमारा संप्रदान तत्पुरुष के अंदर। अब इसके बाद मैंने लिखा हथकड़ी। क्या लिखा? हथकड़ी। हमारी जो हथकड़ी होती है, जो किसको लगी होती है? एक मुजरिम को, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको हथकड़ी लगती है। तो हथकड़ी किसके लिए बनी होती है? किसके लिए होती है? हाथ के लिए क्या होती है? हथकड़ी। भाई हमारी जो हथकड़ी है वो हाथ के लिए ही तो होती है, ये नहीं कि आप पैरों में भी बांध दोगे हथकड़ी को, नहीं ना। तो हथकड़ी किसके लिए? हाथ के लिए कड़ी। क्लियर। तो हथकड़ी को हम लिखेंगे हाथ के लिए कड़ी। तो इसका अर्थ है वो कड़ी जो हाथ के लिए बनी हो उसको हम बोलेंगे हथकड़ी। क्लियर, समझ में आया? अब अगला ऑप्शन और लिया मैंने एक और, न्यायालय। क्या लिया? न्याय आल्य।
न्यायालय किसके लिए होता है? न्यायालय किसके लिए होता है? न्याय के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों? न्याय के लिए आलय। तो मैंने यहाँ पर न्याय, ठीक है, क्या लिखा? न्याय। उसके बाद मैंने देखा अगर मैं यहाँ पर के लिए लगाऊं, के लिए, क्या मेरे को इसका सही उत्तर मिलेगा? के लिए लगाने के बाद मैंने के लिए लगाया और चेक करा आल्य। तो न्यायालय किसके लिए हो गया दोस्तों? न्याय के लिए, जहां पर हमें न्याय मिले, ठीक है, जहां पर हमें न्याय मिले उसको हम बोलते हैं न्यायालय, यानी कि न्याय के लिए आल्य। ऐसा स्थान जहां पर हमें न्याय की प्राप्ति होती है, जहां से हमें न्याय की उम्मीद भी होती है एक तरीके से, कि अगर हम न्यायालय जाए तो क्या पता हमें जो न्याय चाहिए, जिस न्याय की हमें ज़रूरत है, वो हमें मिले। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? अब अगला है अपादान तत्पुरुष। ये था हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। उसके बाद है अपादान तत्पुरुष समास। इसकी पहचान भी दोस्तों होगी किससे? से क्यों होगी वो भी चेक करेंगे, वो भी बताएंगे कि इसकी पहचान से क्यों होगी। अपादान तत्पुरुष, पहचान से, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? अलगाव। यानी कि अलगाव का मतलब होता है कुछ भी गलती हो जाती है, थोड़ी बहुत त्रुटि, ठीक है, तो उसके लिए हम अलगाव का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग कारक पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अलगाव होता है हमारा अपादान तत्पुरुष में। तो इसमें जो इस से है, इस से का प्रयोग क्यों होता है? इस से का प्रयोग होता है किसी से दूर होने के लिए, दूर या फिर अलग, दूर या फिर अलग होने के लिए। तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम क्या? अपादान तत्पुरुष समास या अपादान कारक। क्लियर है? किसी से दूर होना या फिर किसी से अलग होना। अब वो हम पहचान कैसे करेंगे? अब दोस्तों मैं कि रोग मुक्त, क्या लिखा मैंने? रोग मुक्त। अब रोग मुक्त मैं कब बोलूँगा? मान लिया मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो क्या है? एक रोगी है, फिर वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद क्या हुआ? वो रोग से मुक्त हो गया, यानी कि रोग से अलग हो गया। पहले मेरा जो ये दोस्त है, ठीक है, मान लेते हैं मेरा दोस्त है एक, ये क्या था? रोग से ग्रस्त था। पहले रोगी था, किससे ग्रस्त था? रोग से, यानी कि इसको हम लिखेंगे रोगग्रस्त। रोगग्रस्त मैंने इसको यहाँ पर लिखा। रोगग्रस्त लिखने के बाद क्या है कि ये अभी किसी रोग से ग्रस्त है, यानी कि इसको कोई रोग लगा हुआ है। अगर वो ठीक हो जाता है उस रोग से, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? रोग मुक्त। क्या बोलेंगे? रोग मुक्त। यानी कि पहले तो वो व्यक्ति ये रोग से ग्रस्त था, ठीक होने के बाद क्या हुआ? रोग से मुक्त, यानी कि उस रोग से अलग हो गया। पहले इस रोग से वो जुड़ा हुआ था, अब जब वो ठीक हो गया तो इस रोग से, रोगग्रस्त से वो क्या हो गया? अलग हो गया। इस तरीके से अब वो रोगग्रस्त के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, पहले जुड़ा था पर ठीक होने के बाद वो रोगग्रस्त से अलग हो गया, यानी कि रोग से मुक्त हो गया। क्लियर? अब फिर अगला है गुणहीन। गुणहीन का हम कैसे अर्थ निकालेंगे? भाई गुणहीन का अगर मैं देखूं विपरीत तो गुणवान, ठीक है, गुणवान व्यक्ति। जैसे कि हमारे पहले महर्षि होते थे, जो साधु संत होते थे, उनको हम क्या बोलते थे? भाई
वो साधु बहुत ही गुणवान है, ठीक है। या फिर कोई लड़की है, उसको हम बोलेंगे कि भाई लड़की शादी हो जाती है, उसके बाद अगर वो अपने ससुराल में जाती है तो हम बोलते हैं कि हाँ लड़की बहुत गुणवान है या गुणवती है। क्लियर। अगर गुणहीन का प्रयोग करें तो पहले क्या था, लड़की थी गुणवान, शादी होने के बाद अपने ससुराल गई, फिर कुछ ऐसी कंडीशन उसके सामने आई तो उसके जो गुण थे उन कंडीशनों के कारण वो उससे अलग हो गई, यानी कि गुणहीन हो गई वो लड़की। क्या हो गई? गुणहीन, यानी कि गुण से हीन, यानी कि गुण से अलग हो गई। अपने गुणों से पहले वो जुड़ी हुई थी इस तरीके से, फिर ऐसी कंडीशन आई उसके सामने कि वो उन गुणों से ऐसे अलग हो गई, गुणहीन हो गई, तो उसके अंदर से जो गुण थे वो सारे निकल चुके हैं। क्लियर, समझ में आई यहाँ तक बात आप लोगों को? अब अगला है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। तो बस आपको यही चेक करना है कि किसके लिए हम से का प्रयोग करें, या तो हम करण में या फिर अपादान में, इन दोनों में से हमें किसके अंदर से का प्रयोग करना है। भाई अपादान में कोई अलगाव नहीं है, नहीं है? अरे यार है ना अलगाव, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्यों है अलगाव? अलगाव है अलग होने के लिए। अलगाव का मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो अलग होने के लिए। क्लियर। जो हमारा करण तत्पुरुष समास है इसके अंदर कोई अलगाव नहीं है, ठीक है, कोई अलगाव यार अलगाव नहीं है। क्लियर। इसके अंदर कोई भी अलगाव नहीं है, सिर्फ अलगाव है हमारा अपादान। आ से अपादान, आ से अलगाव। क्लियर, समझ में आया? अब अगला समास है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास की पहचान किससे होती है और किस तरीके से हम उसकी पहचान करेंगे? संप्रदान हो गया, सॉरी, संबंध, ठीक है। कौन सा है? संबंध। संबंध भाई हम किसी व्यक्ति से अगर संबंध निकालना चाहें तो क्या बोलेंगे? मेरे मामा का लड़का है, मेरे मामा की लड़की है। भाई अगर हमारी कोई कज़न है, ठीक है, ये मेरी कोई कज़न है, ये है लड़की, और ये एक मेरा ये कज़न है और ये है लड़का। तो लड़की के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मैं बोलूँगा कि यह मेरे मामा की लड़की है। मामा की क्या है? लड़की। तो संबंध मैंने बताया, संबंध बताने के लिए मैंने किसका प्रयोग करा? की का प्रयोग। और यहाँ पर मैंने बोला इसके लिए, इसका संबंध बताने के लिए, यह मेरी बुआ का, किसका? मेरी बुआ का लड़का है। किसका लड़का है? मेरी बुआ का लड़का। अब मैंने बुआ से संबंध बताया, बुआ का क्या है? मेरी बुआ का लड़का। तो संबंध बताया मैंने का से, का के द्वारा। अब मैं बोलता है मेरी का लड़का है, ठीक है, तब मैंने यहाँ पर बोला ये मेरी बुआ का लड़का है। किसका लड़का है? बुआ का लड़का, ठीक है। क्लियर। तो संबंध निकलता है, संबंध निकालते हैं कि हम अपना किसी को संबंध बताते हैं। किससे? संबंध तत्पुरुष में। तो इसमें लिखना है का, के और की। का, के और की का प्रयोग होगा संबंध तत्पुरुष समास में। क्लियर। किस में होगा? संबंध तत्पुरुष समास में। अब देखते हम देश सेवा। क्या दोस्तों? देश सेवा। अब मैं यहाँ पर लिखूं
तीन है मेरे पास। कितने हैं? तीन। पहचान करने के लिए मेरे पास तीन पद है। पहला पद लगाते हैं देश का सेवा। अब आप एक बार पढ़ के देखो कि देश का सेवा होता है कभी? जो हमारे बिहार साइड के लोग होते हैं वो की को का को की बोलते हैं, ठीक है। उनके बोलने में उनके जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाला होता है, ठीक है। उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग ही होता है, वो कंफ्यूज करते हैं। भाई देश का सेवा होता है या देश का को हटाकर मैं यहाँ पर के लिखूं, देश के सेवा। भाई ना तो देश का सेवा होता है कभी और ना ही देश के सेवा होते। देश के सेवक हो सकते हैं, ठीक है। देश सेवक अगर मैं यहाँ सेवक कर देता इसको तो देश के सेवक या देश का सेवक ये भी हो सकता है। फिर देश के सेवक में एक से अधिक व्यक्ति आ जाते हैं और देश का सेवक में एक ही व्यक्ति। अब मैं यहाँ पर लिखूं कि देश की सेवा, ठीक है। देश सेवा को हम लिखे देश की सेवा। तो अब आप लोग एक बार इसको पढ़कर देखें, आपको खुद ही अलग तरीका मिलेगा इन तीनों से। देश का सेवा, इसका कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यानी कि जो हम बोलते हैं लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है, वो सब चीज चेंज। देश के सेवा, अब यहाँ पर है देश की सेवा। किसकी सेवा? देश की। तो इसको बोलने में भी ना दोस्तों एक अलग सी फीलिंग आ रही है, ठीक है। इनको बोलने में वो फील नहीं आता जो हमें की से बोलने में फील आएगा। क्लियर? अब उसके बाद मैंने लिखा घुड़दौड़ या भूदान। भूदान। अब यहां पर मैं कौन से पद का प्रयोग करूं का के की में से, ताकि मुझे वो शब्द बोलने के बाद जो फीलिंग आती है, ठीक है, बोलने पर वो फीलिंग आए। क्या मैं की का प्रयोग करूं या का प्रयोग करूं या फिर के का प्रयोग करूं? अगर मैं लिखूं भू की दान, भू की दान। अब बताओ की कहीं आता है? भू की दान करने जा रहे हैं हम। फिर मैंने लगाया भू का दान। अब भू का दान यानी कि भूमि। भू का अर्थ होता है हमारा भूमि, ठीक है। तो भूमि का दान, भूमि का दान किस लिए होता है दोस्तों? मंदिरों के लिए। मंदिरों के लिए ज्यादातर हमारे देश में भू का दान करते हैं, कि भूमि दान करते हैं। क्लियर? तो भू का दान बोलने से ही अलग फीलिंग आ रही है, अलग फील निकल रहा है, मन से फील आ रहा है कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ना ही ये हो सकता, सिर्फ यही हो सकता है। अलग ही फील आ रहा है अंदर से। अगला है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा दोस्तों? अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अब दोस्तों इसको मैंने लिखा है अधिकरण, और वैसे बोला मैंने पहले अधिकरण। तो करण और करण, ठीक है, दोनों में फर्क देखना। करण और करण, न और न, इनमें दोस्तों फर्क होता है। क्लियर? ये फर्क कौन लेकर आया? हम जैसे लोग लेकर आए, क्योंकि करण बोलने में थोड़ा सा जोर पड़ता है, हमारी जीभ जो है वो थोड़ी सी पलटती है, और करण में हमारी जीभ पलटती नहीं, वो सीधी रहती है। यानी कि आप समझ जाओगे, अगर एक बार बोलकर देखोगे खुद तो आपको पता लगेगा। क्योंकि करण न है जो, ये हमारा संस्कृत का शब्द है। किसका है? संस्कृत का शब्द है। अब ये भी आप लोग पढ़ोगे किसमें? अगली वीडियो में। क्या है अगली वीडियो का टॉपिक? तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव, इसमें आप लोग पढ़ेंगे क्या? संस्कृत शब्द, ठीक है। अब अधिकरण तत्पुरुष समास में प्रयोग होगा किसका? में का। इसकी पहचान क्या है दोस्तों? में। अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान है में से। हम में का प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने पर फील लेंगे। क्या लेंगे?
फील शब्द का प्रोनाउंसिएशन कर कर हम एक फील लेंगे। अब दोस्तों मैंने लिखा गृह प्रवेश, गृह प्रवेश। अब मैं यहां पर सारी चीजें लिखता हूं, ठीक है, जो पहचान है। से के द्वारा, का, की, के, क्लियर, का, की, के द्वारा, से और के लिए, के लिए। और फिर हमने एक और लिखा को और से, ठीक है। ये हमारे जो समास हैं, तत्पुरुष समास, जो कारकवाचक है, सबके मैंने लिख दिए हैं, क्लियर। अब मैं यहाँ पर इन सभी का प्रयोग करके देखूंगा, एक एक करके मैं सभी का प्रयोग करूंगा, सभी का। और सबसे लास्ट में इसका प्रयोग करूंगा मैं मे का। क्यों? क्योंकि हमें फील लेना है। क्या लेना है? फील। गृह प्रवेश, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया। कौन से भाग में? दो में। गृह, और यहाँ पर मैंने फिल द ब्लैंक्स बनाया, या खाली स्थान बोल देते हैं, प्रवेश। अब आप इसमें फिल करो, ठीक है, इसमें फिल करो। गृह से प्रवेश, क्या कभी गृह से प्रवेश होता है? मतलब ये है कि अगर हम घर के अंदर जा रहे हैं तो किसी चीज के कारण प्रवेश कर रहे हैं, तो गृह से प्रवेश बोलने पर आपको कोई फील आ रहा है जो फील आना चाहिए? नहीं आ रहा ना, तो ये से हमारा इसका उत्तर नहीं होगा, क्लियर। जब तक हमारे मन को ना लगे कि कोई फील आ रहा है, आपको कुछ फील ना है, तब तक आप टिक नहीं करोगे। अब है के द्वारा, क्या है? के द्वारा, गृह के द्वारा प्रवेश, गृह के द्वारा प्रवेश। क्या हम घर के द्वारा कहीं प्रवेश कर सकते हैं? किसी चीज में घुस सकते हैं हम घर के द्वारा? नहीं घुस सकते ना। हम किसी गुफा में घुसना चाहते हैं, ठीक है, तो किसी मशीन की सहायता से उसमें छेद करेंगे, या फिर कोई हमारे पास ऐसी मशीन होगी, ठीक है, जिसमें हम बैठकर उसके अंदर प्रवेश कर सके। या हमें पानी के अंदर जाना तो हम पनडुब्बी के द्वारा प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो पनडुब्बी में बैठकर हम पानी में प्रवेश करेंगे पनडुब्बी के द्वारा, यानी कि उसकी मदद से, उसकी सहायता से। क्या हम घर की सहायता से इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे? नहीं। तो ये भी बोलने पर हमें फील नहीं आ रहा है। हमें क्या लेना दोस्तों? फील लेना, हमें फील चाहिए। का, की और के, गृह का प्रवेश, गृह का प्रवेश होता है कभी? गृह प्रवेश होता है, गृह का प्रवेश कभी नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। गृह की प्रवेश, क्या गृह की प्रवेश होती है? ये क्या स्त्रीलिंग है? नहीं। अब गृह के प्रवेश, क्या गृह के प्रवेश होते हैं कहीं? गृह के प्रवेश, जैसे मैंने बोला कि बाग के आम होते हैं, आम जो होते हैं वो बाग के होते हैं, तो गृह के कभी प्रवेश होते हैं? आपने कभी सुना कि हमारे गृह के प्रवेश है? हमारा ये गृह के 4 प्रवेश है। पहला प्रवेश यहाँ है, दूसरा इधर है, चौथा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। क्या आप लोगों ने कभी इस तरीके सुना कि गृह के प्रवेश होते हैं? नहीं। तो बोलने पर फील नहीं आ रहा। गृह के लिए प्रवेश, क्या हम गृह के लिए कहीं प्रवेश करेंगे? नहीं, गृह के लिए कोई प्रवेश नहीं होगा। गृह को प्रवेश, क्या गृह को प्रवेश करना है? गृह को प्रवेश, क्या इसका अर्थ क्या बन रहा है? गृह को प्रवेश, किसको प्रवेश करना है? गृह को। तो गृह कहाँ से प्रवेश करेगा दोस्तों? नहीं करेगा। अब अगला है हमारा में, और लास्ट में, गृह में प्रवेश, यानी कि घर में प्रवेश। भाई गृह प्रवेश होता है, हम अपने घर में घर का प्रवेश कराते हैं, गृह प्रवेश कराते हैं, तो किस लिए? गृह में प्रवेश, यानी कि गृह में जाने के लिए, घर के अंदर जाने के लिए ही तो गृह प्रवेश कराते हैं। समझ में आया? तो हमें ये पद लगाकर
फील लेना है कि वो फीलिंग आ रही है या नहीं जो हमें आनी चाहिए। क्लियर है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों का ये तत्पुरुष समास अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैंने सिर्फ दो तीन ऑप्शन आपको एग्जाम्पल दिए हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मैं एग्जाम्पल दूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाती है और आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी।